नमस्कार, एपी टीचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 2000 प्लस क्वेश्चन सीरीज में आज हमारी क्लास नंबर 25। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए तो हम जो है अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ वॉन द मोस्ट IPL टाइटल? सबसे ज़्यादा IPL खिताब किस टीम ने जीता है, आपको बताना है। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, केवल चेन्नई सुपर किंग्स, केवल मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग। देखिए सबसे ज़्यादा जो है वो दो ही टीमों ने जीता अभी तक, वो है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, IPL बहुत फेमस है, काफ़ी सालों से चल रहा है और जो है जनरली जो है लोग इसमें इंटरेस्टेड होते ही हैं। ठीक है, उन्हें पता ही होता है, न्यूज़ में भी काफ़ी कवरेज दिया जाता है। तो एक ऐसी तो आपको जो है स्पोर्ट्स के संबंधित जो प्रश्न हैं जो है वो उन्हें ज़रूर याद रखना है, क्योंकि वो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन जो हमेशा टीवी पे आते रहते हैं कि किसने जो है कौन सा खिताब जीता, बैडमिंटन में कौन जीता, फुटबॉल में कौन सी टीम ने जो है सबसे ज़्यादा गोल किए या किस जो है या किसने सबसे ज़्यादा विकेट ली, इस प्रकार के सवाल आपसे अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो इसलिए जो है आपको इन पर विशेष ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन? यानी ITCZ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, आपको बताना है। ITCZ एक कम दाब वाला क्षेत्र है, ये 100% सही बात है। ये एक उच्च दाब वाला क्षेत्र है, देखिए यही जो है गलत है। तीसरा इसमें दिया है कि ITCZ भूमध्य रेखा पर स्थित एक कम दाब वाला क्षेत्र है, ये भी बात सही है। ठीक है, और जुलाई में ITCZ लगभग 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश गंगा मैदान के पर स्थित होता है, जिसे कभी कभी मानसून गर्त कहा जाता है, ये बात भी 100% सही है। देखिए अब ITCZ होता क्या है ये समझ लेते हैं। इसके लिए हम पहले एक ग्लोब को देखते हैं। देखिए ग्लोब पे आपने देखा ये 0 डिग्री की रेखा है, ठीक है, लेकिन इसे हम ITCZ नहीं कहते, ये मत समझ लीजिए कि 0 डिग्री पर स्थित होता है, ये 0 डिग्री पर स्थित नहीं होता है। ये क्या होता है, सूर्य की किरणें, मान लीजिए ये सूरज है, ठीक है, सूर्य है, तो सूर्य की किरणें होती हैं 0 डिग्री पे, आपने देखा हो कि सीधे पड़ती हैं, एकदम सीधे। फिर ये जो है ऐसे ऐसे कम हो जाती है, ध्रुवों पे बिल्कुल नहीं पड़ती हैं। आपने ये चीज़ आपको पढ़ाई गई है ज्योग्राफी में, ठीक है। तो सूर्य की किरणें जो होती हैं वो जो है वो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 या 10 डिग्री जो है वो साउथ तक, दोनों में 5 या 10 डिग्री नॉर्थ या 5 या 10 डिग्री साउथ तक जो है सूर्य की किरणें एकदम सीधे पड़ती हैं पृथ्वी पर। तो सीधे पड़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, क्योंकि गर्माहट बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये हो जाता है एक लो जो है क्या हो जाता है, ये निम्न दाब का क्षेत्र हो जाता है, जिसे बोलते हैं लोअर प्रेशर बेल्ट जो है का यहाँ पे निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पे गर्माहट बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पे भी गर्मी होती है वहाँ पे प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है, तो ये लो प्रेशर का जोन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, अभी ICTZ जब सूर्य जो है 0 डिग्री पर चमक रहा है तब ICTZ जो है 0 डिग्री पर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ जो है सूर्य जाता है, सूर्य नहीं जाता है, एक्चुअली पृथ्वी घूमती है हमारी, और पृथ्वी के घूर्णन के क्रम में जब सूर्य जो है उत्तरायण होना शुरू होता है, जैसे हम जो है ज्योग्राफी की भाषा में कहते हैं कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ये ICTZ जो है वो 5 डिग्री से 7 या 10 डिग्री तक जो है वो उत्तरी गोलार्ध में खिसक जाता है, ठीक है। उसके बाद जब जो है सूर्य दक्षिणायन होता है तो वही वो 5 से 10 डिग्री जो है वो दक्षिण गोलार्ध में खिसक जाता है। तो ICTZ कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है, ये सूर्य की स्थिति के अनुसार सूर्य जहाँ मौजूद होगा वहां पर ये जो है पाया जाता है। तो जनरली हम कहते हैं कि जो है वो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के ये 5 या 10 डिग्री जो है साउथ तक जो है वो ICTZ का जो है बेल्ट पाया जाता है, ठीक है। और देखिए आप अगर आप मैप देखें तो भारत यहीं पे कहीं पे स्थित है, ठीक है। और जब उत्तरायण होता है तो यही ICTZ खिसक करके जो है भारत के जो है वो गंगा के जो मैदान है वहां पर आ जाता है, और वहां पर जो है लोअर प्रेशर का जो बेल्ट का निर्माण करता है, और फिर वहां पे वो चक्रवात संबंधी घटनाएं जो है आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आपको अभी फिलहाल के लिए यही समझना है कि ये ICTZ होता क्या है, क्यों बनता है, और वो कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? आपके पास ऑप्शन है बम्बई में, दिल्ली में, कोच्चि में, कलकत्ता में। कहाँ पे हुई थी? देखिए, सबसे पहली रेलवे जो है उसकी शुरुआत जो है वो कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कब हुई थी। तो 1984 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी और उस टाइम पर जो है ये वाणिज्यिक सेवाएं जो है प्रदान करती थी। और अभी 2023 तक लगभग 15 शहरों में जो है वो मेट्रो रेल को चलाने की जो व्यवस्था है या जो लक्ष्य है वो सरकार का अभी जो है वो कायम है, सरकार से चलाना चाहती है। अब देख लेते हैं कि कलकत्ता में कहाँ से कहाँ तक ही चली थी। तो कलकत्ता में ये एस्प्लानेड की जगह का नाम है, से चली थी भवानीपुर तक। आपको ये जगह का नाम याद होना चाहिए, हो सकता है आपसे पूछ ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, तो आपको इसका आंसर तुरंत आना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थापत्यों में से एक विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? सबको पता है ये मोहनजोदड़ो में मिले हैं। इसके साथ मैंने आपको और भी बताया था कि मोहनजोदड़ो में और क्या क्या मिला है। ठीक है, तो आई होप आपको पुरानी वीडियो अगर आपने देखी तो आपको अच्छे से तथ्य जो है वो याद होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? ये भी मैं आपको बार बार रिपीट करवा चुकी हूँ, बार बार ये क्वेश्चन मैं आपको करवाया है। मैंने आपको कहा है कि वो आपसे पूछता है, ये फेवरेट टॉपिक्स हैं DSSB के। 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर की थी? ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। बम्बई में की थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि वो जो है उन्होंने इसकी स्थापना मुख्यतः जो है धार्मिक और सामाजिक सुधार करने के उद्देश्य से की थी और ये ब्रह्म समाज और आर्य समाज से प्रेरित होकर के उन्होंने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोटिया संगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये भी देखिए एक रिपीटेड क्वेश्चन है, सबको पता है ये बात जो है कि ये राजस्थान जो है उस राज्य से संबंधित है। मुख्यतः जो है खेती के कार्य जब होते हैं, जब खेती वगैरह की जाती है, तब इस प्रकार के गीतों को जो है वो गाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित? देखिए, मैंने आपको बताया था कि भारत में जो है 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य पाए जाते हैं। मैंने उनके सभी के नाम भी आपको जो है बता चुकी हूँ। तो अब आपको मैंने उस टाइम पे जब ये बात बताई थी तो मैंने उसमें से कुछ को आपको स्टेट्स के नाम भी बताए थे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि जो सत्रिया नृत्य है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो सत्रिया नृत्य जो है वो असम राज्य से संबंधित है। केरल से क्या संबंधित था? तो केरल से जो है कथकली संबंधित था। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी था। तमिलनाडु जो है भरतनाट्यम से था। उड़ीसा से जो है वो उड़ीसी था। उत्तर प्रदेश से कोई जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व को बॉडी बिल्डिंग भोजन के रूप में जाना जाता है? देखिए, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रोटीन को जाना जाता है। आप हमेशा जितने भी लोग जिम वगैरह जाते होंगे उनके मुंह से आप सुनते होंगे कि ये मेरा प्रोटीन शेक है। वो एक बोतल में लेके जो है हमेशा उसे जो है कैरी करते हैं या उसे पीते हुए नजर आते हैं। तो प्रोटीन शेक आपने सुना ही होगा। तो उसी से याद कर लीजिए कि प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग जो लोग करते हैं वो प्रोटीन का इंटेक ज्यादा करते हैं। और प्रोटीन एक तरीके से आपके बालों के लिए, आपकी त्वचा के लिए बहुत जरूरी होता है। आपके शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करता है जो आपको बीमारियों से बचाते हैं। और ये सब सोयाबीन वगैरह हो गया या डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, दाल होगी, बीन्स हो गया, अंडा, इन सब में जो है प्रोटीन जो है सबसे ज्यादा मात्रा में जो है वो पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 2011 की जनगणना आपको याद रखनी है। इससे हर बार सवाल पूछता है, फेवरेट टॉपिक है, आप याद कर लीजिए। केरल की जो है साक्षरता दर सर्वाधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द थर्ड G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन जून 2023। देखिए जब जून 2023 में ही हुआ था और जो है 2023 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तब ये गोवा में आयोजित की गई थी। लेकिन अभी जो है ये 2024 में इसका आयोजन जो है वो 24 से 25 जनवरी को की जो है वो किया गया है। याद रखिएगा इस चीज को आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत के निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? लखनऊ, दिल्ली, जौनपुर, पटना। तो देखिए ये जो है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो कुतुब मीनार आपने सुना होगा, कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है, यानी कुतुब मीनार के जो है जहाँ पे कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है वहीं पर है, ठीक है। कुतुब मीनार में आप कुतुब मीनार देखते हैं, फिर लौह स्तंभ देखते हैं, उसके बाद जो है आप इस मस्जिद को भी देखते हैं। तीनों के तीनों एक ही परिसर में यानी एक ही एरिया में स्थित हैं। अब देखिए इसका निर्माण जो है, जो हमारे गुलाम वंश के जो प्रथम शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। बाद में इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने इसमें कुछ हिस्से अपने जोड़े थे। तो अगर आपसे ये पूछता है कि कुवैत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 व्यक्ति शामिल थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। ये 3 व्यक्ति जो है वो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के जो है निर्माण में शामिल थे और ये मस्जिद जो है वो दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर के अंदर स्थित है। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि दिल्ली के आर्किटेक्चर से वो आपसे बार-बार सवाल पूछता है, तो आपको याद रखने हैं कि कौन कौन सी जो है प्रसिद्ध इमारतें हैं जो दिल्ली में पाई जाती हैं, उसमें इंक्लूडिंग मस्जिदों के जो काफ़ी प्रसिद्ध मस्जिदें हैं या दरगाह हैं दिल्ली और दिल्ली NCR एरिया में, आपको उन्हें याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1931, 1933, 1936, 1935। कब की गई थी? देखिए 1935 में की गई थी, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। तब उसका कार्यालय कलकत्ता हुआ करता था, फिर बाद में इसे चेंज करके 1937 में इसका कार्यालय चेंज करके स्थायी रूप से जो है बम्बई में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये आप याद रखेंगे कब शिफ्ट हुआ था। और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि 1 अप्रैल 1935 को इसका गठन हुआ था। इसका कार्यालय उस टाइम पे कलकत्ता था। फिर 1937 में जिसका कार्यालय स्थानांतरित करके बम्बई शिफ्ट कर दिया गया परमानेंटली, और 1949 में जो है RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बस इतना ही फैक्ट इसमें जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आपको बताना है। 1994, 1993, 1991, 1996। तो देखिए ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। 1991 में जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो है प्रक्रिया शुरू की गई थी। उस टाइम पे हमारे जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम भी याद कर लीजिए क्योंकि कई बार पूछ लेता है। उस टाइम पे हमारे राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। हमारे उस टाइम पे ये हमारे PM हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का चुनाव आयोग भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। 318, 324, 317, 319। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी जो है पॉलिटी को कभी जो है PT के लिए पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि 324 आर्टिकल 324 जो है वो हमारे जो है इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। और हमारे भाग 15 में, भाग 15 में जो इसका जिक्र आता है आर्टिकल 324 और से लेकर के 329 तक जो है इसका जिक्र जो है हमारे भारतीय संविधान में जो है किया गया है। और 25 जनवरी 1950 को जो है हमारे निर्वाचन आयोग का यानी हमारे चुनाव आयोग का जो है गठन किया गया था। इसे गठन कब हुआ था? 25
जैन 1950 को जो है इसका गठन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आरबीआई ने किस पैनल की सिफारिश के आधार पर शहरी सहकारी बैंक नियामक ढांचे को संशोधित किया है? NM विश्वनाथन, शक्ति कांत दास, उर्जित पटेल, मृत्युंजय कुमार नारायण, किसकी सिफारिश पर उन्होंने जो है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत जो है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जो है सुधार किया है या फिर जो है वो जो है रिवाइव किया है? उसको आपको बताना है कि कौन सी जो है सिफारिश, मतलब कौन से समिति के कहने पर उन्होंने ये काम किया है। तो देखिए ये काम जो है उन्होंने किया था NS विश्वनाथन समिति की सिफारिश पर जो है सरकार द्वारा ये काम जो है वो किया गया है। चलिए और देख लेते हैं इनके बारे में। इस समिति ने क्या किया था कि जो है सरकारी समितियों के लिए जो है 4 संरचनात्मक जो है संरचना की जो है सिफारिश की थी। कितने प्रकार की संरचना की? तो 4 प्रकार की। अभी के लिए आपको बस इतना ही इसमें जो है वो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित नहीं है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गोरो खासी जयंतिया एक साथ पढ़ते हैं। राजमहल की चोटी इसमें नहीं पड़ती है। राजमहल की चोटी जो है वो छोटा नागपुर एरिया है, झारखंड का उत्तर पूर्वी भाग, वहां पाई जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मामले में पर्यावरण से संबंधित मुकदमे में मौलिक कर्तव्य को विशेष रूप से प्रयोग किया गया है? आपको बताना है कि किस मामले में जो है पर्यावरण को हमने एज ए फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में इस्तेमाल किया था। पहले है ग्रामोफोन कंपनी बनाम वीरेंद्र मामला, ग्रामीण मुकदमेबाजी और शिकार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, फिर है वर्जी बनाम बैंक ऑफ कोचिन मामला। तो देखिए इसका इस्तेमाल हमने किया था जो है वो ग्रामीण मुकदमेबाजी और अधिकार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का जो मामला था उसमें किया था। ये मामला आया था 1985 में, ये याद रखिएगा। अब देखिए मैंने आपको जब आप एक बात और याद रख लीजिएगा, जब भी ऐसे बहुत सारे वैसे केशवानंद भारती मुकदमा हो गया, ठीक है, या गोपालनाथ वर्सेस गोपालनाथन केस हो गया, या फिर इंदिरा सहानी वाद हो गया, ये सब वाद हैं जो आते हैं। ये वाद बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके डीपीएसपी हो गया, चाहे आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज होगी, चाहे आपके मौलिक अधिकार हो गए, इन सबसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वाद हैं जो हमेशा जिनका जिक्र जो है जब भी आपने अगर पॉलिटी पीटी पढ़ी है उसमें भी आता है, कोई क्लास की हो आपने तो वो भी आपको बताते हैं। तो ये जो वाद होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन कुछ वादों को जो है आपको याद रखना है क्योंकि ये बात से ही जो है वो कुछ नए निर्णय उभर करके सामने आए जिसने हमारे वर्तमान जो संविधान है उसको स्वरूप प्रदान किया है। तो अगर आप उन वादों को याद नहीं रखेंगे तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। यहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे छोटे से लेके हर बड़े एग्जाम तक में क्वेश्चन आया है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो IAS हो गया, PCS हो गया, RO हो गया, चाहे DSSB हो गया, चाहे SSC हो गया, इन सबके एग्जाम में वादों से क्वेश्चन आता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर प्रकार के एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहीं से देखा। तो आप कुछ महत्वपूर्ण वाद हैं उन्हें अब जरूर याद कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर एक व्यक्ति को अधिकतम भार कहाँ महसूस होता है? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, कहाँ पे महसूस होता है? देखिए सबसे ज्यादा भार जो होता है वो जो व्यक्ति को कहाँ पे होता है? ध्रुवों पर महसूस होता है, ठीक है। अब इसके लिए समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी, पृथ्वी की त्रिज्या। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको याद है एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था बहुत पहले जिसमें मैंने आपको ऐसे करके कोर, क्रस्ट, मेंटल कोर, अपर कोर मैंने आपको एक बार बताया था। तो वहां पे मैंने आपको यहाँ बताया था कि पृथ्वी का जो सबसे गहरा वाला बिंदु है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं पृथ्वी की त्रिज्या। अब यहाँ से लेकर के पृथ्वी की जो सबसे न्यूनतम सतह होती है, जो ऊपर का हिस्सा है जिसे हम बोलते हैं क्रस्ट, स्थल मंडल, ये जो है ना, ये इसी को हम बोलते हैं पृथ्वी की त्रिज्या,
यानी पृथ्वी के सबसे गहराई बिंदु से लेकर के पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह तक का जो माप है, यानी जितना इन दोनों के बीच में एक गैप है, उसे ही हम कहते हैं पृथ्वी की त्रिज्या। ये मैं आपको पहले भी एक डायग्राम के माध्यम से समझा चुकी हूँ। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि भार को कैसे नापते हैं। देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है वो ध्रुवों पर, यानी जहाँ पे ग्लोब्स होते हैं, ग्लोब हो गया ये ग्लोब, यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है सबसे कम होती है, सबसे कम। और सबसे ज्यादा कहाँ होती है? सबसे ज्यादा होती है 0 डिग्री पर, विषुवत वृत्त पर सबसे ज्यादा होती है इसकी मात्रा। ठीक है, अब आप जब ध्रुवों से विषुवत वृत्त की तरफ इधर से इधर आएंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा, और अगर आप जो है विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? घटेगा। इसे आपको याद रखना है। तो कहाँ बढ़ेगा? ध्रुवों पे सबसे कम है, विषुवत वृत्त पे सबसे ज्यादा है। अगर आप ध्रुवों से विषुवत वृत्त की तरफ चलेंगे तो इसकी मात्रा बढ़ेगी, यानी त्रिज्या बढ़ेगी, यानी आपका भार बढ़ेगा। ठीक है, मतलब जो है सॉरी भार नहीं बढ़ेगा, मतलब त्रिज्या जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप जो है विषुवत वृत्त से जो है ध्रुवों की तरफ चलेंगे तो त्रिज्या जो है कम हो जाएगी। अब जहाँ पे त्रिज्या कम होती है वहीं पर आपको सबसे ज्यादा भार महसूस होता है। जहाँ पे त्रिज्या ज्यादा है वहां पे आप ज्यादा भार महसूस नहीं करते हैं। बस आपको यही याद रखना है कि त्रिज्या जहाँ कम है वहां भार ज्यादा है, त्रिज्या जहाँ ज्यादा है वहां भार कम है। अब क्योंकि ध्रुवों पे त्रिज्या सबसे मतलब जो है सबसे जो है वो कम पाई जाती है, इसलिए वहां पे भार ज्यादा है। और अगर आपसे पूछेगा कि सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है, तो आप भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त जिस भी नाम से आप जानते हैं उसे जो है आप टिक करेंगे, या वो आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये जो है चीज क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड इन साइंस 2021 ये रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? देखिए, मैंने आपको एक चीज़ आप यहाँ पे याद कर लीजिए, कई बार आपको शायद जिक्र भी मैंने किया होगा कि ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट्स किसके बारे में हैं और कौन सी संस्था इसे जारी करती है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर तरह का एग्जाम में, बड़े से छोटे, हर एग्जाम में हर एग्जामिनर का फेवरेट है। वो हर बार इससे रिलेटेड सवाल 1 नंबर आपको इससे हमेशा जो है गेन करने को मिलता है। तो आपको जो रिपोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं, उन्हें जारी कौन करता है, एक की लिस्ट जो है इसको आपको याद कर लेनी है बना के अच्छे से, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल लिस्ट जारी करता है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति जो है अक्सर बच्चों के लिए बनती है। तो अभी अब देख लेते हैं कि यूनाइटेड इन साइंस जो रिपोर्ट है उसको जारी करने का काम कौन करता है। तो उसको जारी करने का काम करता है विश्व विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है वो इसे जो है वो जारी करने का जो है कार्य करता है। इसके गठन जो है वो कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1950 में, और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। मुख्यालय भी मैं आपको जो है पहले करवा चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया है? आर्टिकल 361A, 333, 330, 338B किसके तहत दिया गया है? तो इसे 338B के तहत जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसे हम लाए थे जो है 102वां संविधान संशोधन जब हमने किया था 2018 में सरकार द्वारा, तब जो है 338 जो बी है उसको जोड़ा गया था, और इसके तहत जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भारतीय संविधान में जो है वो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इसका काम यही है कि जो पिछड़े वर्ग आयोग जो होता है वो पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए जो अन्याय हो रहा हो उनके लिए और कौन सी स्कीम लानी है, उनके शिक्षा वगैरह का विकास कैसे करना, इससे संबंधित जो है वो ये जो है मतलब शोध वगैरह करते हैं, प्रस्ताव जो है राष्ट्रपति को देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना दिन लगता है? बुध जो है वो सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? अगर इंग्लिश में आपको याद करना हो तो मरकरी। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ भी है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, इंग्लिश में तो याद हो जाता है लेकिन हिंदी में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम समय इसी ग्रह को लगता है। कितना दिन लगता है? 88 डेज लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण भारत के संविधान के डैश के तहत प्रत्येक वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाने वाला एक दस्तावेज। मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा चीज नहीं है जो आपको जो अलग से बताना पड़े, सबको पता है। आर्टिकल 112 के तहत जो है वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो जो है प्रस्तुत किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका निर्माण जो है मुगल शासनकाल के अंतर्गत नहीं किया था, आपको बताना है। देखिए दिल्ली का जो लाल किला है उसका ऑफकोर्स किया गया था, शाहजहां ने किया था, सबको पता है। ठीक है, पंचमहल, फतेहपुर सिकरी आपको पता है, ठीक है ना। किसने करवाया था फतेहपुर सिकरी का निर्माण? अकबर ने करवाया था, मैंने आपको बताया है। पुराना किला दिल्ली, देखिए ताजमहल आगरा, ये ताजमहल आगरा और फतेहपुर सिकरी और ये लाल किला दिल्ली, ये सब के सब जो है वो मुगल आर्किटेक्चर का पार्ट है, मुगलों ने इन्हें बनाया है। लेकिन जो पुराना किला दिल्ली है इसे मुगल ने नहीं बनाया। कई लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि ये जो पुराना किला जो है दिल्ली का वो हुमायूं टॉम के पास स्थित है, दोनों सेम जगह पे स्थित हैं। अगर दिल्ली में आप सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, जिसे हम पहले प्रगति मैदान के नाम से जानते थे, अगर आप वहां उतरेंगे तो वहां से आप जो है वो हुमायूं टॉम भी जा सकते हैं और जो है वो पुराना किला भी जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पुराना किला है वो मुगल आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं है। इसको बनाया था अफगान शासक शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था, उनका शासन काल था, उन्होंने इसको बनवाया था 1540 से 1545 के बीच में उन्होंने इसका निर्माण जो है वो करवाया था। अब ये कहाँ है? तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, सबको पता है दिल्ली में यमुना नदी ही बहती है, तो यमुना नदी के पास स्थित है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने एक कैदी के लिए मेन्यू का उपयोग किया था और उसे प्राप्त करने के लिए उचित प्रचलित कीमतों का उपयोग किया था, जिसे हम क्या कहते हैं? जेल में रहने का खर्च, गरीबी की कीमत, रहने की समायोजित लागत, चिरकालिक गरीबी की लागत। हम कहते हैं जेल में रहने का खर्च। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भद्रकाली पट्टू पन्ननपट्ट जैसे अनुष्ठानिक गीत भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? केरल से है, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से है, तेलंगाना से। आपको बताना है किस से। देखिए ये जो गीत है, ठीक है, वो केरल राज्य से संबंधित है। अयप्पनपट्ट, देखिए मुझे प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसे। ये जो गीत है, ठीक है, ये भगवान अयप्पा के भक्तों द्वारा जो है गाया जाता है। अनुष्ठान जब वो करते हैं, भगवान अयप्पा, ये नाम तो काफी फेमस है, आपने सुना होगा, तो उनकी जो है जब आराधना की जाती है तब वो जो है इस प्रकार के गीतों को जो है लोग गाते हैं वहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में की गई थी। इसको हमने जर्मनी के सहयोग से लगाया था। अब आप ये भी याद करिए राउरकेला जो है वो है कहाँ पर? तो ये है उड़ीसा राज्य में स्थित है। देखिए भारत में बहुत सारे जो है संयंत्रों की स्थापना हमने जब शुरुआत में की थी तो भारत खुद सक्षम नहीं था, तो हमने जो है रूस के सहयोग से, कुछ जर्मनी के सहयोग से, कुछ अमेरिका के सहयोग से जो है संयंत्रों की स्थापना की है। और जो है कहाँ पे की है, तो आपको कब हुई इनकी स्थापना, किसके सहयोग से हुई, कौन से राज्य में हुई, ये सब आपको याद करना है, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से कभी कभी आपसे जो है एग्जामिनर सवाल जरूर पूछ लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्निकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था? आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ये सबको पता है। लॉर्ड लिटन के काल में जो है इसे लाया गया था 1878 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 में टीका उत्सव निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती पर शुरू किया गया था? देखिए कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो विशेष पर्सन, जो इम्पोर्टेंट पर्सन हो, जो हमारे नेशनल मूवमेंट में सहयोग किया हो या फिर कुछ समाज सुधार में कुछ योगदान दिया हो, तो अक्सर इनकी जन्मतिथि पे सरकार कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर शुरू करती है। तो अगर आपको ऐसा कोई कार्यक्रम या ऐसी कोई चीज न्यूज में आती है या जिस मैगजीन में भी आप पढ़ते हैं, तो उसके आगे आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये पक्का आपसे सवाल जो है एग्जामिनर पूछता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। पर्टिकुलर जो है वो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के या व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों पर जो है इस प्रकार के सवाल बनते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा ज्योतिबा फूले, मदर टेरेसा। देखिए इसकी शुरुआत हुई थी जो है जो समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की जयंती से। इनके बारे में आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। इनकी जयंती मतलब इनका जन्मदिन भी मैंने आपको बताया था 11 अप्रैल को पड़ता है, से लेकर के अंबेडकर जयंती जो कि 14 अप्रैल को इनका जन्मदिन होता है,
तक मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल के दिन मनाया जाता है और उस दिन 2 समाज सुधारकों का जन्म दिवस होता है। 11 अप्रैल को जो है ज्योतिबा फूले का जन्म दिवस होता है और 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म दिवस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1947, 1949, 1948, 1950। तो देखिए इसे 1948 को जो है वो लागू किया गया था। और हमारी अगर आपसे पूछे कि जब पहली नियमित जनगणना कब हुई थी, तो पहली नियमित जनगणना 1881 में हमने की थी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद पूछे कि अभी कौन सी जनगणना है, कि अभी हाल ही में आप 2011 वाली जनगणना पढ़ रहे हैं, तो वो स्वतंत्रता के बाद कौन से नंबर की है? तो स्वतंत्रता के बाद तो 15th नंबर की है। लेकिन टोटल में अगर पूछे कि कौन सी जनगणना चली, तब आप 16th नंबर बताएंगे, क्योंकि हमारी एक जनगणना हमारी स्वतंत्रता से पहले भी हो चुकी है। ठीक है, तो आपको ये सही से देखना है कि वो आपसे स्वतंत्रता से पहले की पूछ रहा है या स्वतंत्रता के बाद की पूछ रहा है या सिर्फ टोटल पूछ रहा है। अगर टोटल पूछ रहा है तो 16 बार जनगणना अभी तक भारत में हो चुकी है। अगर आपसे स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा है तो 15 बार हुई है। ये आपको याद रखना है। हमारी 16वीं जनगणना जो है 2021 में जो है मतलब प्रस्तावित थे, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाई है। तो अभी तक हमारे पास जो है वो 15th जनगणना का जो है वो मामला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी माइक्रो फाइनेंस संस्था है। आपको बताना है कौन से हिस्से की है, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, कौन से हिस्से की है? तो ये पूर्वीय भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग माइक्रो फाइनेंस संस्था है। इसकी स्थापना जो है वो 1991 में की गई थी। ठीक है, और जो है इसे 2006 से जो है इसने अपना जो है माइक्रो फाइनेंसिंग के रूप में जो अपना कार्य जो है वो करना शुरू किया था। ये ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप एक फैक्ट क्लियर कर लीजिए, जो थोड़ा सा मैंने आपको कंफ्यूजन कर दिया होगा। भारत में अब तक 15 बार जनगणना हो चुकी है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, 15 बार, स्वतंत्रता के बाद 15 बार हो चुकी है। ठीक है, और 16वीं जनगणना हमारी होनी थी 2021 में, तो जो है वो 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 आ गया तो उसके बाद हमारी हो नहीं पाई है। तो अब हमारी जो है वो बाद में लागू की जाएगी। तो अभी तक हमारी 15th जो है वो हो चुकी है। तो आपको स्वतंत्रता के बाद 15th हो चुकी है। आपको ये भी याद रखना है कि स्वतंत्रता से पहले कितनी बार जनगणना हुई, तो टोटल नंबर ऑफ जनगणना कितनी है? तो टोटल नंबर ऑफ जनगणना 16 नहीं है, मैंने आपको गलती से बता दिया था, तो मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ। तो स्वतंत्रता के बाद कितनी बार अब तक हमारे यहाँ पे जनगणना हो चुकी है? 15 बार। इसे आप ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज श्री चेन्नाकेश्वर कला नाट्य मंडली इंस्टीट्यूशन लोकेटेड? यानी श्री चेन्नाकेशव कला नाट्य मंडली संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, किस में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के जो है अनंतपुर जिले में जो है स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासन में सुलह कुल का विचार के लिए समर्पित था। शासकों का विशेष सम्मान, एक धर्म, सार्वभौमिक शांति, परस्पर जो है वो आदर। तो सार्वभौमिक शांति के लिए जो है ये विचार जो है वो अकबर ने दिया था। अकबर का शासनकाल था 1556 से लेकर के 1605 यानी 1605 तक जो है वो इनका शासनकाल रहा है। ये जो है वो आप तरीके से एक सेकुलर जो है वो शासक के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि वो मुस्लिम होने के बावजूद भी इन्हें अन्य धर्मों में विशेष रुचि थी। वो तो अन्य धर्मों की जो अच्छी बातें थी, ठीक है, उसे भी वो उन्होंने अपने जो है ग्रहण किया था, अपने जो है इस्लाम में उन्होंने शामिल भी किया था। जब उन्होंने अपने एक अलग धर्म चलाया था 1582 में, जिसे हम दीन-ए इलाही के नाम से जानते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या किया था कि जो जितने भी धर्म थे जो उस टाइम पे थे, तो उन्होंने उनकी अच्छी बातें जो है अपने इस धर्म में जो है वो स्वीकार की थी। तो एक सेकुलर जो है वो शासक के रूप में अकबर को हम जो है इतिहास में पढ़ते हैं।
और उनके लिए, उनके मन में जो है हर प्रकार के धर्म के लिए जो है वो बराबर सम्मान था, इसलिए उन्होंने 1563 में हम देखते हैं तीर्थकर समाप्त कर दिया था, और 1564 में उन्होंने जजिया कर की जो है वो समाप्ति कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बीएमआई इंडेक्स के लिए स्वस्थ वजन, वयस्कों के लिए स्वस्थ वजन माना जाता है? देखिए बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, ये आपके हाइट की तुलना में आपका वेट कितना है, ठीक है, उसको जो है नाप करके जो है आपको बताया जाता है। तो WHO जो हमारी संस्था है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उनके अनुसार जो आपका बीएमआई, एक स्वस्थ व्यक्ति का बीएमआई 18.5 से 24.9 होना चाहिए। अगर आपका इससे ज्यादा है तो इसका मतलब आप ओबीस्ड हैं, ओबेसिटी, आपके अंदर मोटापा है। इसको आप कोई भी, जो आजकल आपने मशीनें देखी होंगी जो आपका हाइट नापती हैं, तो वो आपका बीएमआई भी नाप के देती हैं, जो है वो मशीनें जो है आपने देखी हो, हॉस्टल में लगी होती हैं, कई जगह मेट्रो स्टेशन पे भी लगी होती हैं, तो उनमें आप जो है 10 रुपए डाल के आसानी से जो है चीज़ें नाप के देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन अधिनियम 2021 के किस आदेश में संशोधित किया था? उन्होंने संविधान आदेश 1948 में किया था संशोधन, 1950 में किया था, 1949 में किया था, 1951 में, किस पार्ट में उन्होंने संशोधन किया था? तो उन्होंने जो है वो अनुसूचित जाति आदेश 1950 वाले अधिनियम में जो है संशोधन किया था, जिसमें क्या किया था, तमिलनाडु की 7 जातियों को एक जाति देवेंद्र कुल वेलार में समाहित करने का प्रावधान किया था। ये सभी जातियां जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती थी। तो किस एक जाति में शामिल कर लिया था उन्होंने सबको मिला करके? देवेंद्र कुलवेलार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाबर ने भारत पर अपना पहला आक्रमण किया था? 1564 में, 1519 में, 1588 में, 1545 में, कब किया था उसने अपना पहला आक्रमण? तो उसने अपना पहला आक्रमण 1519 में किया था, ठीक है, और इस आक्रमण में उसने जो है वो बज्जौर का किला जो है वो जीता था। किसका किला जीता था? बज्जौर का किला जो उसने जीत लिया था। इसके अलावा उसने अन्य आक्रमण भी किए हैं। तो उसने सबसे पहला अन्य आक्रमण जो उसके अन्य युद्ध जो उसने जीते हैं भारत के संदर्भ में आने के लिए, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का युद्ध में भी उसने भाग लिया। फिर 1527 में आपने को मैं पढ़ा चुकी हूँ, खानवा के युद्ध में भी उसने हिस्सा लिया था। फिर 1528, देखिए लगातार वो ले रहा है, वेट भी नहीं कर रहा है, ठीक है, चंदेरी के युद्ध में। फिर 1529 जो है वो घाघरा का युद्ध में, यानी 1526 में देख लीजिए पानीपत का प्रथम युद्ध में उसने हिस्सेदारी करी। फिर खानवा का युद्ध 1527 में उसने लड़ा। फिर 1528 में चंदेरी के युद्ध में उसने भागीदारी करी। फिर 1529 में घाघरा का युद्ध उसने लड़ा। तो ये सब युद्ध हैं जिसमें जो बाबर ने जो है वो भारतीय भूमि पर जो है वो लड़े हैं, आपको इन्हें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्पनेट का पूर्ण रूप क्या है? जो एक प्रयोगी कंप्यूटर नेटवर्क था जो कि इंटरनेट का अग्रदूत था। आपको इसका जो है फुल फॉर्म बताना है क्या है। एडवांस रिकॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नोड, एसोसिएट रिकॉम्बिनेशन प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या जो है इसका फुल फॉर्म है आपको बताना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में की गई थी, काफी पुराना प्रोजेक्ट है ये। और देखिए इसका इस्तेमाल जो है किसने किया था? तो अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा जो है वो अमेरिका द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अमेरिका द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा ने निम्नलिखित में से कौन सा मिशन चंद्रमा की सतह पर पहले से कहीं अधिक अन्वेषण करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके चंद्रमा पर पहली महिला को उतारेगा? यानी ये फ्यूचर का मिशन है जिसमें पहली बार महिलाओं को उतारा जाएगा। आपको बताना है कि कौन सा मिशन इससे संबंधित है। ब्रह्मांड, ठीक है, टाइम ट्रेवल, आर्टेमिस, अपोलो अनलिमिटेड। तो आर्टेमिस जो है वो
उसका मिशन होगा नासा का, जिसके तहत वो महिलाओं को जो चंद्रमा पे उतारेगा ताकि और प्रकार की जो है वो विस्तृत खोज वहां पे की जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच महल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, आपको बताना है। लखनऊ में है, कानपुर में है, आगरा में है, अलीगढ़ में। आगरा में स्थित है। आगरा के सिकंदराबाद सॉरी आगरा का एक शहर है सिकंदरा, ठीक है, वहां पर स्थित है। इसका निर्माण जो है वो जहांगीर ने करवाया था 1605 से 1619 के बीच में। किसने कराया था? तो जहांगीर ने कराया था, याद रखिएगा, सिकंदरा में, ठीक है। ये जो है इसका निर्माण उसने किस लिए कराया था? तो शाही शिकारगाह के रूप में, जहाँ पे वो शिकार करने जाता था उसके लिए उसने करवाया था इसका निर्माण। अब क्योंकि ये महल जो है ना वो टाइल्स से निर्मित है, यहाँ पे टाइल्स लगी हुई हैं तो ये चमकता है। अब टाइल्स पे जब लाइट जो है करती है तो वो उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो चमकता है, कांच जैसा लगता है दूर से देखने में, जिससे कांच महल जो है हम कहते हैं। ये नहीं है कि वो ग्लास से बना हुआ है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार की बात करता है? ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार करा चुकी, बहुत इजी है। आर्टिकल 21A जो है वो शिक्षा के बारे में बात करता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लाया गया था, जिसमें 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो है वो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसमें किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी लुइस डेरोजियो जिन्होंने यंग बंगला आंदोलन शुरू किया था, को कलकत्ता के निम्नलिखित किस कॉलेज में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था? सेंट जेवियर कॉलेज, लेडी ब्रेबॉर्न कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज, हिंदू कॉलेज, कौन से कॉलेज में उन्हें जो है वो नियुक्त किया गया था? आपको ये बात बतानी है, क्योंकि वो प्रोफेसर थे ना, तो इसलिए देखिए उन्हें हिंदू कॉलेज में नियुक्त किया गया था। 2 हिंदू कॉलेज है, एक हिंदू कॉलेज तो आपको दिल्ली में मिल जाएगा, नॉर्थ कैंपस का हिंदू कॉलेज, एक बनारस में भी है हिंदू कॉलेज, और एक आप यहाँ पे देख रहे हैं कलकत्ता में भी है। तो आपको याद रखना है कि कौन से हिंदू कॉलेज की बात हुई है, क्वेश्चन में आप बहुत क्लियरली पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की बात की जा रही है। तो उन्होंने यंग बंगला आंदोलन के जनक उन्हें कहा जाता है, और उन्होंने जो है कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे, और उन्होंने अपनी एक जो है पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया नाम की उन्होंने अपनी जो पत्रिका निकाली थी। और उन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी जो है हम जो है वो हेनरी लुइस डेरोजियो को ही कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमढ़ी पहाड़ी स्टेशन भारत के निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। एमपी में है, केरल में, हिमाचल प्रदेश में है, कर्नाटक में। ये काफी फेमस जो है वो टूरिस्ट स्पॉट है, सबको पता है, ये एमपी में स्थित है। और ये एमपी में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1067 मीटर। और इसको 2009 में जो है यूनेस्को ने जो है वो अपने जो है बायो रिजर्व की श्रेणी में जो है शामिल किया था। देखिए ये जो हिल स्टेशन होते हैं, नैनीताल हो गया, मनाली हो गया, पंचमढ़ी हो गया, ऊटी हो गया, तो आपको इन हिल स्टेशन के नाम के साथ साथ वो कहाँ लोकेटेड है ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह का एकमात्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? बारेन हवाई अड्डा, मुराई हवाई अड्डा, पाबेन हवाई अड्डा, अगती हवाई अड्डा, क्या नाम है उसके? एकमात्र जो है वो एकमात्र जो उसका एयरपोर्ट है उसका क्या नाम है? उसका एकमात्र एयरपोर्ट का नाम है अगती हवाई अड्डा। यहाँ से हम बेंगलुरु और कोच्चि के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं। किसके लिए? बेंगलुरु और कोच्चि के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं, फिर वहां से आप कहीं और आपको जहाँ जाना है वहां की फ्लाइट आपको मिलती है। यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट आपको जो है हर जगह की नहीं मिल पाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा बाग मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, किस में पाया जाता है? तो ये जो है जैसलमेर जिले में स्थित है। और ये वहाँ के जो पूर्व महाराजा थे, ठीक है, जिन मतलब जो है उनके लिए उनका नाम क्या था? जयसिंह द्वितीय, उनके नाम उन्होंने बनवाया था, उनके लिए बनाया था। जयसिंह सेकंड, आपको द्वितीय सेकंड में लिख दे रही ताकि आपको क्लियर हो जाए। जयसिंह द्वितीय,
थे उनके लिए बनवाया गया था, उन मतलब जो है शाही छतरी के रूप में, ठीक है, शाही छतरी के रूप में। अगर आप इसको गूगल करके देखेंगे तो वो आपको इसका स्ट्रक्चर के हिसाब से पता चल जाएगा कि इसको जो है वो छतरी वतरी जो है वो क्यों कहा जाता है। चलिए इसमें हम देख लेते हैं कि जो है जैसलमेर में अन्य भी चीजें पाई जाती हैं, जैसे कि है सोनार का किला, तो यहाँ पाया जाता है जो है डेजर्ट नेशनल पार्क, तो यहाँ पाया जाता है जो है नथमल जी की हवेली, फिर यहाँ पाया जाता है मंदिर महल, फिर यहाँ पाया जाता है तंत्रोट माता मंदिर, तन्नोट माता मंदिर। ये सब यहाँ के जो है वो प्रमुख आर्किटेक्चर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है वो मंदिर, ये है वो आर्किटेक्चर जिसकी बात की जा रही है, छतरी जैसा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावगीत जिसे अभिव्यक्ति का संगीत कहा जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य से है? एमपी से, पश्चिम बंगाल से, कर्नाटक से है या हिमाचल प्रदेश से है? ये कर्नाटक से जो है वो कर्नाटक में गाया जाने वाला जो है एक गीत है जिसमें काव्यों के रूप में जो है इसे गाया जाता है। इससे मतलब जो है काव्यों को ही गीत के रूप में जो है ये लोग प्रस्तुत करते हैं। ये भारत के बहुत सारे राज्यों में फेमस है, लेकिन मुख्यतः कर्नाटक और महाराष्ट्र जो है उस एरिया में कुछ ज़्यादा ही फेमस है। इसके कुछ प्रमुख जो हैं वो कलाकारों के नाम आप लिख लीजिए। उनका नाम है पी कलिंगा राव, सिमोगा सुबन्ना, ठीक है, ये इनसे संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में बौद्ध जनसंख्या का प्रतिशत कितना है आपको बताना है। 0.2, 0.7, 0.3, 0.6 कितने परसेंट जो है वो पाए जाते हैं भारत में बौद्ध? देखिए भारत में जो बौद्ध की जो संख्या है वो है 0.7%। अब हम बाकियों की भी मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी जो है वो जनसंख्या है। देखिए हिंदुओं की जनसंख्या है, एच लिख देती हूँ, एच से हिंदू समझ लीजिएगा। हिंदुओं की जनसंख्या है टोटल, उसमें जो है वो है 79.8। परसेंटेज में आपको बता रही हूँ, परसेंटेज में मैं आपको बता रही हूँ। आपको जो है मैं आपको जो है फिगर में नहीं, मतलब आपको जो है वो नंबर्स में नहीं बता रही, आपको परसेंटेज में बता रही हूँ, तो आप परसेंट के हिसाब से याद रखिएगा। हिंदुओं का टोटल परसेंट जो है भारतीय जनसंख्या में 79.8%। अगर आप मुस्लिम्स की बात करें, मुस्लिम जो है 14.2% जो है भारत में पाए जाते हैं। ईसाइयों की बात करें तो उनकी संख्या जो है 2.3% है। फिर आप सिखों की बात करें तो उनकी संख्या जो है 1.7% है। बौद्धों की मैंने आपको बता दी 0.7% है। जैनों की अगर आप बात करें तो उनकी है 0.4%। और अन्य धर्म की बात कर ले तो 0.7% अन्य धर्म के लोग हैं। और ऐसे ऐसे लोग जो कोई धर्म को नहीं मानते उनका परसेंटेज 0.2%। 0.2% ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। तो आपको ये जो आंकड़े हैं उसे टिप्स पे याद करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आपको बताना है। क्लोरीन को हम लिखते हैं CI के तौर पे, ऐसे लिखते हैं। इसका परमाणु क्रमांक है 19। सॉरी, इसके परमाणु क्रमांक 19 नहीं है, इसका परमाणु जो है क्रमांक है 17 जिसका परमाणु क्रमांक है। और जब इसे कमरे में रखे जाता है, कमरा में यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे आप इसे रखें, तो इसका रंग जो होता है वो पीला और हरा गैस के तौर पर दिखता है। इसका सबसे पहले इस्तेमाल हमने कब किया था? इसका सबसे पहला इस्तेमाल जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक जहरीली गैस के रूप में जो है किया जाता था। इसके बारे में आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
माफ पलांग पवित्र वन या उपवन कहाँ स्थित है? सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये मेघालय में स्थित है। ये जो ऐसे वन होते हैं जो किसी समुदाय द्वारा जो है जिनकी पूजा पाठ वगैरह की जाती है और उसको वो लोग काफी पवित्र मानते हैं, तो वो लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं। तो उन वनों को क्या हो जाता है, इसी के माध्यम से उन्हें संरक्षण मिल जाता है। आपने ये एक सा ब्रिज सुना होगा जो एक पेड़ द्वारा निर्मित है, ये भी मेघालय में पाया जाता है, ये उसी वन के अंदर पाया जाता है, ये जो है ब्रिज। ठीक है, तो मैंने ये फोटो आपको लगाई ताकि आपको जो है वो याद आ जाए। तो ये लोग क्या करते हैं, इन समूहों द्वारा, जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा जो है इन प्रकार के वनों का जो है वो धार्मिक महत्व होने के कारण इनका संरक्षण हो रखा है। और ये पूर्वी भारत के जो मेघालय राज्य है उसके जो खासी हिल्स है, खासी गोरो खासी जयंती आपने सुना, तो जो खासी हिल्स है उस रीजन में जो है ये पाया जाता है इस प्रकार के पवित्र वन या उपवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मैंने आपको अभी कराया है कि जैनों की जनसंख्या कितनी है, तो मैंने अभी आपको तुरंत बताया 0.4% है। चलिए देखिए ये आज के हमारे जितने भी सवाल हैं उन सब का जो है वो क्वेश्चन के साथ साथ उनका मैंने आपको आंसर भी प्रदान किया है। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। आपको कोई भी अगर कोई डाउट हो या आपको जो है PDF चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना जो है ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई जो है वो जोरों शोरों से चालू रखिए। तब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।